हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था राजा किसान और नगर चैप्टर का पहला और दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट अधूरा रह गया था। दूसरा पॉइंट में है प्रारंभिक राज्य। ये जो आप बुक देख रहे हैं, इस बुक में ये जो सेकंड पॉइंट है आरंभिक राज्य या प्रारंभिक राज्य, इसे हम लोग देख रहे थे। इसमें आपको पिछले क्लास में मैंने बताया था कि बौद्ध धर्म ग्रंथों में और जैन धर्म ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। बौद्ध धर्म ग्रंथ में भी संख्या 16 है और जैन धर्म ग्रंथ में भी संख्या 16 है, किंतु नाम में डिफरेंस है। कुछ नाम बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही ग्रंथों में बिल्कुल सेम है। बज्जी, मगध, कोसल, कुरु, पंचाल, गंधार एवं अवंती, ये नाम दोनों ही ग्रंथों में, बौद्ध धर्म ग्रंथ में भी और जैन धर्म ग्रंथ में भी मिलते हैं। बाकी के नाम दोनों में अलग अलग है, लेकिन संख्या दोनों में 16 ही बताए जाते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि एक ही राज्य के अलग अलग नामों से बौद्ध धर्म ग्रंथ वालों ने और जैन धर्म ग्रंथ वालों ने लिखा है, और कुछ नाम जो दोनों ने बिल्कुल एक जैसा लिखा है। संभवतः यह बहुत अधिक प्रसिद्ध राज्य रहे होंगे जिसका दोनों में एक ही तरह का नाम। इसके आगे आपको बताया गया था कि इन राज्यों को महाजनपद कहा गया है। महाजनपद के नाम से इसका उल्लेख किया गया है। ये महाजनपद जो थे, यह 2 तरह के थे। महाजनपद में राजा का शासन होता था, और कुछ राज्य जो थे उसको महाजनपद को गण और संघ के नाम से ही किया गया है। तो गण और संघ के नाम से जो राज्य थे उसमें कोई एक राजा नहीं होता था, बल्कि राजाओं का एक समूह होता था। 5 या 10 लोगों का समूह होता था, और वो सभी मिलकर शासन करते थे, और वो सभी राजा कहलाते थे। तो गण और संघ के रूप नाम से जाने जाने वाले जो राज्य थे, उसका शासन करने वाले कोई एक राजा नहीं होते थे, बल्कि कई लोगों का समूह होता था, और उस समूह के प्रत्येक सदस्य राजा कहलाते थे, और सब मिलकर शासन का कार्य करते थे। ये आपने पिछले क्लास में पढ़ा था। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, जहां पर पिछला क्लास आपका समाप्त हुआ था उससे आगे बढ़ते हैं। इसमें लिख रहा है आपके बुक में कि प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी, जिसे प्रायः किले से घेरा जाता था। 16 महाजनपद ने देखा है। इस सभी महाजनपदों की एक राजधानी होती थी, और उस राजधानी को किलेबंदी किया जाता था, किले से घेरा जाता था। किलेबंद राजधानियों के रख रखाव और प्रारंभिक सेनाओं और नौकरशाही के लिए भारी आर्थिक आवश्यकता होती है। प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी, जिसे प्रायः किले से घेरा जाता था। किलेबंद राजधानियों के रख रखाव और प्रारंभिक सेनाओं और नौकरशाही के लिए भारी आर्थिक स्रोत की आवश्यकता होती थी। राजधानी किलेबंद होते थे, और वहां पर सैनिक होते थे, और उस राज्य में बहुत अधिक नौकरशाही भी थे, अर्थात अधिकारी लोग बहुत अधिक थे, सैनिक बहुत अधिक थे, और इन सभी के लिए आर्थिक स्रोत की आवश्यकता होती थी, अर्थात इन्हें पेमेंट देना होता था। इन्हें पेमेंट देने के लिए बहुत पैसे की जरूरत होती थी। लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना शुरू की। लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से ही संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र की रचना
प्रारंभ की। इसमें शासक सहित अन्य लोगों के लिए भी नियम का निर्धारण किया गया। ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र की रचना शुरू की और शासकों के लिए भी और आम लोगों के लिए भी नियम का निर्धारण किया गया। और इस नियम के अनुसार शासक क्षत्रिय वर्ण से ही होंगे। उसमें यह नियम बनाया गया कि शासक किससे होंगे, तो शासक क्षत्रिय वर्ण से ही होंगे। ये जो आपके बुक में लिख रहा है मैं सेम आपको बता रहा हूं। धर्मशास्त्र में क्या लिखा गया, शासक के लिए भी और आम लोगों के लिए भी इसमें नियम का निर्धारण किया गया था। और इसमें लिखा गया था कि शासक क्षत्रिय वर्ग से ही होंगे। शासकों का काम किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से कर तथा भेंट वसूलना माना जाता था। शासकों का क्या कार्य माना जाता था, किसानों से, व्यापारियों से, शिल्पकारों से, इन सभी से भेंट वसूलना। क्या वनवासियों और चरवाहों से भी कर के रूप में कुछ लिया जाता था? एक क्वेश्चन लिखकर आपकी बुक में छोड़ दिया गया है कि क्या वनवासियों और चरवाहों से भी कर के रूप में कुछ लिया जाता था? निश्चित रूप से चरवाहों से भी और वनवासियों से भी कर लिए जाते थे। आगे जब हम पढ़ाएंगे इस चैप्टर में ही तो आपको मिलेगा, आपकी बुक में दिया हुआ है। वनवासियों से भी और चरवाहों से भी कर वसूले जाते थे। हमें इतना तो ज्ञात है कि संपत्ति जुटाने का एक वैध उपाय पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके धन इकट्ठा करना भी माना जाता था। उस समय पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके उसे लूट कर और धन इकट्ठा करना उस समय के राज्य के लिए एक वैध यानी कि बिल्कुल उचित उपाय माना जाता था। धीरे धीरे कुछ राज्यों ने अपनी अस्थायी सेनाएं और नौकरशाही तंत्र तैयार कर लिए। यही वो समय था जब कुछ राज्य अस्थायी सेना रखने लगे। उसके पहले के राज्यों के पास अस्थायी सेना नहीं होते थे। युद्ध के समय वह आम जनता को लड़ने के लिए तैयार करता था, उसे प्रशिक्षण देता था और उसे युद्ध भूमि में ले जाता था। लेकिन अब जो राज्य थे वह अस्थायी सेना रखने लगे और नौकरशाही तंत्र भी तैयार कर लिया, अर्थात अफसरों का एक समूह तैयार कर लिया जो अस्थायी रूप से वह अधिकारी का ही कार्य करते थे। सेनाएं भी अस्थायी हो गई और नौकरशाही तंत्र भी तैयार कर लिया गया। इसके पहले के राज्यों में ऐसा नहीं था। बाकी राज्य अब भी सहायक सेना पर निर्भर थे जिन्हें प्रायः कृषक वर्ग से नियुक्त किया जाता था। आज भी यानी इस समय भी कई ऐसे राज्य थे जिनके पास अस्थायी सेना नहीं होती थी। वह अस्थायी सेना नहीं रखते थे बल्कि किसानों से जो है कृषक के समूहों से जरूरत के समय वह सैनिक कार्य लेते थे। जब भी कभी कोई लड़ाई होती थी तो राज्य के सभी युवाओं को, जितने भी किसान थे, सबको फौज के रूप में इकट्ठा किया जाता था और लड़ाई में जाते थे। बहुत सारे राज्यों के पास अस्थायी सेना नहीं थे। शुरुआत से ये व्यवस्था थी। धीरे धीरे सभी राज्यों ने अस्थायी सेना रखना शुरू किया, लेकिन जब अस्थायी सेना रखना शुरू किया तो उनकी आर्थिक जरूरतें बढ़ गई, क्योंकि अस्थायी सेना को तनख्वाह देना होता था और उसके लिए पैसे चाहिए थे। अस्थायी अधिकारी लोग रख लिए गए, उन अधिकारियों को तनख्वाह देना होता था, इसके लिए उन्हें पैसे चाहिए थे। और ये पैसे कहाँ से प्राप्त करते थे? किसानों से टैक्स लेते थे, व्यापारियों से टैक्स लेते थे, इसके अलावा शिल्पकारों से टैक्स लेते थे, चरवाहों से भी टैक्स वसूला करते थे। इस तरह से वह अपना आर्थिक साधन जुटाते थे और इसमें कमी होने पर वह किसी राज्य पर हमला करके और धन इकट्ठा करते थे। इसे भी उस समय
जो है वैध उपाय माना जाता था, यानी उचित राज्य के लिए एक उचित तरीका इसको माना जाता था कि किसी राज्य पर हमला करके और धन का इकट्ठा कर लेना, लूट लेना उसे। ऐसा आपके बुक में लिखा है, ठीक है, इसलिए मैं इस तरह का बता रहा हूँ। यह वैध उपाय आपको बुक में लिख रहा है कि पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके और धन इकट्ठा करना किसी राज्य के लिए वैध उपाय यानी उचित उपाय माना जाता था। इस तरह से हम लोगों ने .21 देखा राजा किसान और नगर चैप्टर का। अब .22 पर चलते हैं, जिसमें है 16 महाजनपदों में प्रथम मगध। यहां से हम आगे देखेंगे। देखिए 16 महाजनपदों में प्रथम, इसको भी हम लाइन बाय लाइन भी देखेंगे और आपको इसका सारांश भी बताएंगे ताकि समझने में कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और पढ़ते समय आप सभी बुक अपने सामने रखेंगे, क्योंकि मेरा मकसद है कि आप जो है इस बुक के लाइन बाय लाइन हर लाइन के अर्थ को समझ सकें और कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहे। इसलिए आप बुक को रखेंगे और मैं बार बार आपको बताते रहता हूं कि मैं किस पेज में और कहां पर पढ़ा रहा हूं, कौन सा पॉइंट चल रहा है। इसके पीछे मकसद है कि आप बुक को देखेंगे, बुक का अध्ययन करेंगे और आपको इसमें कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं रह पाएगा। यहाँ यह जो आप देख रहे हैं, यहाँ .22 से अभी स्टार्ट किया जा रहा है। यह है 16 महाजनपदों में प्रथम मगध। 6ठी से 4थी शताब्दी ईस्वी पूर्व में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। 6ठी से 4थी शताब्दी ईस्वी पूर्व में, यानी 200 साल की अवधि हुई। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर और 4th शताब्दी ईस्वी पूर्व तक, इन 200 सालों में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। आपने 16 महाजनपद के विषय में अभी पढ़ा है। उस 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध बन गया। मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद क्यों बन गया, क्या कारण था इसका? तो इसके कारण आपके बुक में दिए गए हैं, इसके आगे देखिए क्या लिखा है। आधुनिक इतिहासकार इसके कई कारण बताते हैं। आधुनिक इतिहासकार मगध के शक्तिशाली बन जाने के कई कारण बताते हैं। एक कि मगध क्षेत्र में खेती की उपज खास तौर पर अच्छी होती थी। मगध के शक्तिशाली होने का पहला कारण क्या बताया गया आपके बुक में, कि यह एक उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्र में था। यह एक मतलब खेती की उपज अच्छा होने वाले क्षेत्र में था, जिसलिए उत्पादन बहुत अच्छा होता था, जिससे राज्य को इनकम अधिक होती थी। दूसरे यह कि लोगों की लोहे की खादानें भी आसानी से उपलब्ध थी। आज जो झारखंड का क्षेत्र है वह पहले इस मगध क्षेत्र में था, जहां लोहा आसानी से उपलब्ध था, जिससे उपकरण और हथियार बनाना सरल होता था। एक तो उपज बहुत अच्छी होती थी, इससे राज्य को इनकम बहुत होता था। दूसरा, लोहा आसपास में उपलब्ध था, जिससे कि हथियार बनाना आसान होता था। तीसरा, जंगली क्षेत्र में हाथी उपलब्ध थे, जो सेना के लिए महत्वपूर्ण अंग थे। मगध के आसपास के क्षेत्रों में जंगल थे और उस जंगल में बहुत से हाथी रहते थे। उन हाथी को पकड़ कर लाया जाता था और उसको सेना में शामिल कर लिया जाता था। उस समय हाथी सेना सबसे शक्तिशाली सेना मानी जाती थी, क्योंकि उस समय तोप, बम और बंदूक नहीं थे। उस समय तलवार, भाला आदि से लड़े जाते थे और ऐसे समय में हाथी सबसे शक्तिशाली सेना मानी जाती थी। हाथी सेना का सामना तलवार और भाले से करना आसान नहीं था, इसलिए हाथी सेना जो है सबसे शक्तिशाली सेना उस समय की मानी जाती थी। और मगध के चारों ओर जंगल थे, उस जंगल में बहुत से हाथी रहते थे। यह हाथी भी मगध के सैनिक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण
अंग थे, हाथियों को पकड़कर सेना में शामिल किया जाता था। लगभग 9000 हाथी सेना मगध राज्य के पास थी। साथ ही गंगा और इसकी उपनदियों से आवागमन सस्ता व सुलभ होता था। मगध के शक्तिशाली होने का एक और कारण क्या हो गया कि मगध में गंगा नदी और इसकी उपनदियां उपलब्ध थी। गंगा नदी और इसकी उपनदी से मतलब हुआ गंगा और उसकी सहायक नदियां। गंगा से जुड़ने वाली जैसे गंडक नदी है, सोन नदी है, गंगा से जुड़ने वाली अनेक सहायक नदियां हैं और गंगा नदी है। ये सब जो है परिवहन के एक अच्छे साधन के रूप में उपलब्ध थे। मगध को शक्तिशाली बनाने में इन परिवहन साधनों का भी बहुत बड़ा योगदान था। गंगा और इसकी उपनदियों से आवागमन सस्ता और सुलभ होता था। गंगा नदी और इसकी उपनदियों से आवागमन सस्ता और सुलभ होता था। उस समय अभी की तरह जो है परिवहन के साधन नहीं थे। अभी जो आप देख रहे हैं रेल मार्ग, सड़क मार्ग, रेल मार्ग उस समय नहीं थे और सड़क मार्ग पर सिर्फ घोड़ा गाड़ी और बैलगाड़ी चलते थे। अभी की तरह बड़े बड़े ट्रक नहीं थे, सामान ढोने के लिए ट्रैक्टर नहीं थे। घोड़ा गाड़ी और बैलगाड़ी से बहुत सीमित मात्रा में ही और बहुत कम दूरी तक ही सामान को ढोया जा सकता था। लेकिन जल मार्ग से, नाव से बहुत अधिक सामान को बहुत दूरी तक ले जाना संभव था, जबकि घोड़ा गाड़ी और बैलगाड़ी से बहुत अधिक सामान को बहुत दूर तक ले जाना संभव नहीं था। तो इस तरह से उस समय परिवहन का सबसे महत्वपूर्ण साधन जल परिवहन को माना जाता था और मगध में गंगा नदी और उसकी सहायक नदियां उपलब्ध थे, जिसके माध्यम से वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना ले जाना, सैनिकों का आवागमन, ये सब आसानी से होता था और इसलिए भी मगध शक्तिशाली बना। तो मगध के शक्तिशाली होने के प्रमुख कौन कौन से कारण इसमें बताए गए। पहला कारण आपको बताया गया कि यहाँ की मिट्टी उपजाऊ थी, उपज अधिक होते थे, राज्य को अधिक लाभ होता था। दूसरा बताया गया कि लोहे के खादान थे, जिससे उपकरण और हथियार बनाना सरल होता था। तीसरा आपको बताया गया कि मगध के आसपास जंगल थे जिसमें हाथी रहते थे और हाथी मगध की सेना के महत्वपूर्ण अंग थे। चौथा कारण हमने आपको बताया कि गंगा और इसकी उपनदियों के कारण सस्ता परिवहन के साधन उपलब्ध थे। आगे क्या लिखा है आपके बुक में, इसको देखते हैं। लेकिन आरंभिक जैन और बौद्ध लेखकों ने मगध की महत्ता का कारण विभिन्न शासकों की नीतियों को बताया है। बौद्ध और जैन लेखकों ने मगध की महत्ता का कारण विभिन्न शासकों की नीतियों को बताया है। इन लेखों के अनुसार बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद जैसे प्रसिद्ध राजा अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक थे और इनके मंत्री उनकी नीतियां लागू करते थे। आधुनिक इतिहासकारों ने और जैन और बौद्ध लेखकों ने मगध के शक्तिशाली होने का एक सबसे बड़ा कारण क्या बताया है कि यहाँ बहुत अच्छे अच्छे शासक हुए जिनकी बहुत अच्छी नीतियां थी, जिसमें प्रमुख थे बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद। ये सब प्रसिद्ध राजा थे और इन लोगों के द्वारा बहुत अच्छी नीतियां बनाई गई और इनके मंत्रियों के द्वारा उन नीतियों को लागू किया गया, इसलिए मगध एक शक्तिशाली महाजनपद बना। शासक के बदलने से और नीतियों के बदलने से किसी भी राज्य में बदलाव आ जाता है। किसी भी राज्य के शक्तिशाली होने के लिए एक कुशल शासक की आवश्यकता होती है और यहाँ जैन और बौद्ध लेखकों ने इन शासकों को बहुत महत्वपूर्ण बताया है। बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद जैसे प्रसिद्ध राजा हुए और इन राजाओं ने मगध को बहुत शक्तिशाली बना दिया। प्रारंभ में राजगाह
आपके बुक में राजगाह लिख रहा है, जिसे हम आज राजगृह के नाम से जानते हैं। प्रारंभ में राजगाह मगध की राजधानी थी, यानी मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? राजगृह, जिसके नाम से हम इसको जानते हैं, वहां पर राजगृह में इसकी राजधानी थी। यह रोचक बात है कि इस शब्द का अर्थ राजाओं का घर है। इस शब्द का क्या अर्थ है? राजाओं का घर। पहाड़ियों के बीच बसा राजगाह राजगाह एक किलेबंद शहर था। उस समय राजगृह को राजगाह कहा जाता था, और ये राजगाह जो था वह पहाड़ियों से घिरा हुआ था और एक किलेबंद शहर था। बाद में चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया, अर्थात मगध की राजधानी जो राजगाह में था, बाद में चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व में इसको पटना लाया गया। अर्थात मगध की राजधानी पटना में कब स्थानांतरित हुआ? चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र को, जिसे आज हम पटना के नाम से जानते हैं, मगध की राजधानी बनाया गया, जिसकी गंगा के रास्ते आवागमन के मार्ग पर महत्वपूर्ण अवस्थिति थी। पटना को क्यों राजधानी बनाया गया? इसका एक कारण बताया जा रहा है इसमें कि गंगा के रास्ते आवागमन के लिए महत्वपूर्ण साधन उपलब्ध थे, इसलिए मगध की राजधानी कहाँ बनाया गया? पाटलिपुत्र में बनाया गया। इस तरह से पॉइंट 2 में हमने देखा कि मगध सबसे शक्तिशाली शासक बन गया चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व तक। और क्यों शक्तिशाली शासक बन गया, एक एक करके आपको सभी कारण बताए गए हैं। और इसकी राजधानी राजगृह से हटाकर और पाटलिपुत्र में चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व में ले आया गया। यह पॉइंट 2 में हम लोगों ने देखा था। अब पॉइंट 3 स्टार्ट होता है। पॉइंट 3 में है एक आरंभिक साम्राज्य, पेज नंबर 32। आपके एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 32 में आरंभिक राज्य, आरंभिक साम्राज्य, पॉइंट 3 में हम देख रहे हैं आरंभिक साम्राज्य। यहां से हम लाइन बाय लाइन देखते जाएंगे और आपको बताते जाएंगे। तो इसमें देखते हैं मगध के विकास के साथ साथ मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। क्या लिख रहा है कि मगध के विकास के साथ साथ, अभी मगध साम्राज्य का हमने देखा है उत्कर्ष, जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। 16 महाजनपदों में सबसे ज्यादा शक्ति अर्जित कर लिया मगध ने। और मगध के विकास के साथ साथ मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। इस मगध राज्य में किसका उदय हुआ? मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। और मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने 321 ईस्वी पूर्व में, लगभग 321 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का शासन पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला था। इस मौर्य साम्राज्य का शासन कहां तक था? पश्चिम में अफगानिस्तान तक और बलूचिस्तान, बलूचिस्तान जो अभी पाकिस्तान में पड़ता है, वहां तक फैला था। उनके पौत्र अशोक ने, जिन्हें आरंभिक भारत का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक माना जा सकता है, कलिंग पर विजय प्राप्त किया। उनका चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र अर्थात पोता था, जो कलिंग पर विजय प्राप्त किया। कलिंग को अभी हम लोग उड़ीसा के नाम से जानते हैं। अभी जो उड़ीसा राज्य है वह कलिंग राज्य था पहले, और उस राज्य पर अशोक ने विजय प्राप्त किया था, जो चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। अब मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करना, पॉइंट 3.1 है मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करना।
मौर्य वंश के विषय में जानकारियां कहाँ से प्राप्त होती है, इसको हम लोग देखेंगे। इसमें जो है मौर्य वंश के विषय में जानकारी प्राप्त करने के कई स्रोत हैं। सबसे पहला स्रोत तो है मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया इंडिका। मेगास्थनीज एक विदेशी आदमी था जो इंडिया आया था, उसने एक ग्रंथ लिखा था इंडिका, जिसमें मौर्य साम्राज्य के विषय में बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। इसके अलावे कौटिल्य ने लिखा था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में भी हमें मौर्य साम्राज्य के विषय में बहुत सी जानकारियां मिलती है। इसके अतिरिक्त जैन धर्म ग्रंथ में, बौद्ध धर्म ग्रंथ में, पौराणिक ग्रंथ में, संस्कृत वाङ्मय में और अभिलेखों में बहुत सारी जानकारियां हमें मौर्य वंश के विषय में मिलती है, जो हम अगले क्लास में देखेंगे।